नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 27 दिसंबर शिफ्ट के पेपर के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि सीडीपी पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि सीटेट दिसंबर 2021 के सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को प्रारंभ करते हैं। प्रश्न पूछा गया था, बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत क्या आते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, चारों ऑप्शन को जब आप देखेंगे तो यहाँ पर गुणात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन, इसके बारे में चर्चा की गई है। तो सबसे पहले तो इसको समझते हैं, गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन होता क्या है। गुणात्मक परिवर्तन का मतलब ये होता है जिसे किसी मात्रक में ना नापा जा सके। जैसे कि युंग के द्वारा जब व्यक्तित्व का विभाजन किया गया था तो उन्होंने 3 प्रकार से व्यक्तित्व बताए थे। पहला अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी और तीसरा उभयमुखी। आप इस व्यक्तित्व को मीटर में या फिर केजी में नहीं नाप सकते। अब ये मीटर और केजी क्या है, ये यूनिट है। इसके माध्यम से आप किसी भौतिक राशि को नापते हैं। लेकिन अगर बात करें गुणात्मक परिवर्तन की, तो जैसे व्यक्तित्व हुआ तो आप उसको मीटर में नहीं नाप पाएंगे, ना ही केजी में नाप पाएंगे। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि किसी मात्रक में ना नापा जा सके उसे गुणात्मक परिवर्तन कहते हैं। और मात्रात्मक परिवर्तन क्या होता है, तो मात्रात्मक परिवर्तन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें मात्रा होगी जिसको किसी यूनिट से नापा जा सकता है। जैसे कि किसी बच्चे का वेट अगर 15 किलो है तो ये उसकी मात्रा हो गई, उसको यूनिट यानी केजी में नापा जा रहा है। अगर बच्चे की हाइट 2 फुट 3 इंच है तो ये उसका मात्रात्मक एक तरीके से गुण हो गया कि बच्चे की हाइट 2 फुट 3 इंच, यानी कहीं ना कहीं जब आप इसको मीटर में या फिर किसी भी यूनिट में कन्वर्ट करके आप इसको बता सकते हैं। तो ये मात्रा हो गई जिसे किसी यूनिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ऐसे गुण जिसे किसी यूनिट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वो गुणात्मक परिवर्तन होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए प्रश्न क्या कहा जा रहा है, बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए गुणात्मक परिवर्तन भी आते हैं और मात्रात्मक परिवर्तन भी आते हैं। जैसे कि आपका व्यक्तित्व का विकास हो गया, ठीक है, मानसिक विकास हो गया, ये सभी गुणात्मक परिवर्तन है। उसके बाद से संवेगात्मक विकास हो गया। अब संवेगात्मक विकास में आप नहीं कहेंगे कि मेरा 2 मीटर संवेगात्मक विकास हुआ है या फिर 2 किलो संवेगात्मक विकास हुआ है। तो विकास तो वो भी है, संवेगों का विकास हो ही रहा है, तो वो गुणात्मक विकास हो गया। और आपकी हाइट, आपका वेट, ये सभी चीज़ें मात्रात्मक विकास होती हैं। तो क्या उत्तर हो जाएगा, गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन दोनों आते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए जिस प्रकार से हमने पहले ये सीखा था कि जिस भी ऑप्शन में केवल शब्द आता है आपको सोचना ही नहीं है। अगर पॉजिटिव सेंस में उत्तर पूछा गया तो ये हमेशा निगेटिव सेंस देगा, आपका उत्तर कभी नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन दोनों इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। देखिए गत्यात्मक कौशल का मतलब क्या होता है, जो कि आप अपने मांसपेशियों की मदद से जो कुछ भी मोटर स्किल्स कर रहे हैं, चाहे आप साइकिल चला रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं या फिर कपड़े धो रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ये सब मोटर एक तरीके से स्किल है जिसके माध्यम से आप कोई क्रिया करते हैं। मतलब कि कुछ ना कुछ गति आपके माध्यम से हो रही है, ठीक है। आप पेन से लिख रहे हैं तो भी थोड़ा बहुत मूवमेंट हो रहा है, आप अपने आंखों के पलकों को हिला रहे हैं तो भी मूवमेंट हो रहा है, ये भी गत्यात्मक कौशल है। तो गत्यात्मक कौशल 2 प्रकार के होते हैं, पहला सूक्ष्म और दूसरा स्थूल होता है। सूक्ष्म में आप अपने उंगलियों के माध्यम से या फिर ऐसी क्रियाविधि जिसमें आपको कम से कम गति करने की आवश्यकता पड़े, जैसे पलकों को गिराना, उठाना, किसी चीज़ को उंगलियों से पकड़ना, ये सूक्ष्म के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर बात करें दौड़ना हुआ, साइकिल चलाना हुआ, तो इसमें आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मांसपेशियां एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं तभी आप साइकिल चला पाते हैं। तो ये स्थूल गत्यात्मक कौशल होगा। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा एक विकल्प सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। तो देखिए लिखने की बात की जाए तो ये सूक्ष्म होगा। क्यों? क्योंकि आप उंगलियों के माध्यम से लिख सकते हैं। लेकिन अगर कूदने की बात की जाए तो देखिए आपके पूरे पैर एक्टिव रहेंगे तभी आप लिख पाएंगे। और दौड़ने में भी वही चीज़ है और तैरने में भी वही चीज़ है। तैरने में तो पूरा शरीर ही एक्टिव रहना चाहिए। तो ये तीनों जो हैं ये स्थूल गत्यात्मक कौशल है। प्रश्न में चूंकि सूक्ष्म पूछा गया था तो सूक्ष्म में यही आएगा जिसमें आप उंगलियों की मदद से कोई गति कर रहे हैं, यानी कि लिखना आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चों के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य है। तो किसी भी विशिष्ट क्षमता का विकास के दौरान जो उसका ऑप्टिमल स्टेज होता है, यानी कि हिंदी में इसे इष्टतम चरण कहा जाता है, वो उसका संवेदनशील चरण होता है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन 1 किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण, ये इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, समकक्षी समूह के संदर्भ में कौन सा सही है। समकक्षी समूह कहने का मतलब कि जब बच्चा
विद्यालय जाता है तो वहाँ पर जो उनके समकक्ष होते हैं जो कि उसके कक्षा में पढ़ते हैं उससे लिया गया है ये रेफरेंस। तो इसके संदर्भ में क्या सही है आपसे पूछा जा रहा है। चौथा देखिए, यह द्वितीयक समाजीकरण का कारक नहीं है। ये विकल्प बिल्कुल गलत है। जब बच्चे विद्यालय जाते हैं तो विद्यालय द्वितीयक समाजीकरण के लिए प्रतिबद्ध होता है और उसमें जो बच्चे हैं जो उनके समकक्षी हैं कहीं ना कहीं उसको भी लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे उन्हीं से अंतःक्रिया करके एक तरीके से अपने ज्ञान की रचना करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये कारक नहीं है, तो बिल्कुल निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, बच्चों के समाजीकरण में उनकी लघु लेकिन निरर्थक भूमिका होती है। ये बिल्कुल निगेटिव ऑप्शन था, उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, बच्चों के समाजीकरण में उनकी कोई भूमिका नहीं होती, ये भी गलत हो गया। लेव वाइगोत्स्की ने ये स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जो समकक्षी होते हैं अगर वो आपसे ज़्यादा जानते हैं तो भी आप के ज्ञान की रचना में वो आपकी मदद करेंगे। मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति चाहे आपसे उम्र में छोटा हो, समकक्ष हो या फिर बड़ा हो, अगर आपसे कुछ भी ज़्यादा जानता है तो आपके ज्ञान की रचना वो कर सकता है। ठीक है, तो ये सभी एक तरीके से निगेटिव सेंस दे रहे थे। एक ही विकल्प बचा, बच्चों के द्वितीयक समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये बिल्कुल सटीक है और यहीं आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन एक सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन सी उप अवस्था लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है। ध्यान से समझिएगा, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला है, आपका गलत हो सकता है अगर आप जल्दबाजी करेंगे। देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 अवस्थाएं बताई थी। पहला उनके द्वारा जो बताया गया था वो नैतिक पूर्व अवस्था बताया गया था, दूसरा बताया गया था पारंपरिक अवस्था जो कि आपसे प्रश्न में पूछा गया है, और तीसरा बताया गया था उत्तर पारंपरिक अवस्था। तो पारंपरिक अवस्था के 2 चरण उनके द्वारा बताया गया था, 2 उप अवस्था बताया गया था। पहला उनके द्वारा जो बताया गया था वो ये बताया गया था कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की, मतलब कि आपके परिवार में जब आपका रिजल्ट घोषित होता है तो आपके पिता आपके पड़ोस में जो आपसे अच्छा नंबर पाया हुआ है उसकी तुलना आपसे करने लगते हैं कि देखो उनका बेटा कितना अच्छा नंबर पाया। ये अच्छा लड़का अच्छी लड़की वाला कॉन्सेप्ट है, यानी कि समाज में उसको स्वीकृति मिली है कि वो बहुत अच्छा है, बहुत तेज है और बहुत अच्छा उसका व्यवहार है, तो आप भी उसके तरीके से उसकी कॉपी करने लगते हैं कि आप भी समाज से शाबाशी पाएं या फिर समाज से स्वीकृति पाएं। तो ये अच्छा लड़का अच्छी लड़की, मतलब कोई एक प्रमाण हो चुका है कि वो अच्छा लड़का है तो आप उसी के पीछे उसी की कॉपी करने लगते हैं। और दूसरा जो उपचरण बताया गया था इनके द्वारा पारंपरिक अवस्था में, वो ये बताया गया था कि कानून व्यवस्था के अंतर्गत रहते हुए हम अपनी खुद से पहचान बनाएंगे। कहने का मतलब कि बाद में जब बच्चे को एहसास हुआ कि हम यूनिक हैं, हम किसी की कॉपी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, तब वो सोचता है कि मैं भी अपनी अलग इमेज बनाऊंगा बिना किसी को कॉपी करते हुए। तो ये कानून व्यवस्था के अंतर्गत ये दूसरा वाला उपचरण आता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं इसलिए कह रहा था कि आपकी गलती हो सकती है। देखिए, अधिकार एवं कानून ये तो होता है दूसरा उपचरण, लेकिन इसी ऑप्शन में दिया गया है अनुबंधन नैतिकता, ये ऑप्शन गलत है। अनुबंधन नैतिकता जो होती है वो उत्तर पारंपरिक अवस्था का उप अवस्था है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति उस आयु एज में पहुंच चुका है कि अब उसको एहसास होने लगता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी होने की वजह से हम एक दूसरे के साथ ही रह करके अपने जीवन को व्यतीत कर पाएंगे। मतलब कि तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हम आज के डेट में या फिर कोई भी अपने सगे संबंधियों या फिर दोस्तों की मदद क्यों करता है? क्योंकि आपको ये उम्मीद है कि जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो वो बंदा या फिर वो मेरे रिश्तेदार मेरी मदद करेंगे। तो ये सामाजिक एक तरीके से अनुबंधन नैतिकता है कि मैंने आपकी मदद की है, अब आपकी नैतिकता बनती है कि आप मेरी मदद करिए। तो ये जो था ये तीसरे चरण में आता है, ठीक है, और ये वाला जो पूछा गया है ये दूसरे चरण का है, तो इस वजह से ये ऑप्शन नहीं हो सकता। हालांकि ये वाला जो था ये दूसरे चरण का उप अवस्था था, लेकिन ये जो था ये तीसरे का था, इस वजह से हम इसको उत्तर नहीं मानेंगे। ये उत्तर आपका गलत हो गया है, ठीक है। उसके बाद से देखिए, तीसरा तो गलत हो गया। दूसरा देखिए, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत, ये भी उत्तर पारंपरिक अवस्था का उप अवस्था है, तो ये भी गलत हो गया। अनुदेशन उद्देश्य एवं आदान प्रदान, तो ये भी आपका इस अवस्था के अंतर्गत नहीं आता है। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4, सामाजिक सरोकार एवं आत्मबोध। अब देखिए, सामाजिक सरोकार का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर सामाजिक सरोकार का मतलब ये है कि समाज ने जिसको स्वीकृति दी है उस सेंस में आया हुआ है। और आत्मबोध का मतलब क्या हुआ कि अब आपको एहसास होने लगा कि मेरी अलग एक पहचान होनी चाहिए, मैं किसी की कॉपी करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। जैसे अच्छा लड़का अच्छी लड़की वाले स्टेज में क्या होता था कि हम आंख बंद करके उस व्यक्ति विशेष की कॉपी करने लगते थे जिसको समाज ने अच्छा लड़का कहा है या फिर अच्छी लड़की कहा है। तो उसके बाद से जब हम थोड़ा और बड़े होते हैं तो हमको एहसास हो जाता है कि हम अपना अलग से पहचान बनाएंगे कि बिना किसी की कॉपी किए हुए। तो अपना अलग से पहचान बनाना ही आत्मबोध है,
ठीक है। और सामाजिक सरोकार का मतलब क्या हुआ, अच्छा लड़का अच्छी लड़की वाले कॉन्सेप्ट के सेंस में आया हुआ है कि जिसे समाज ने स्वीकृति प्रदान की है। तो ये जो दोनों अवस्थाएं हैं वो पारंपरिक अवस्था के उप अवस्था के अंतर्गत आते हैं। इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, समायोजन घटित होता है जब। देखिए, समायोजन जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से जुड़ा हुआ एक शब्द है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए थोड़ा सा बेसिक्स आपको समझना जरूरी है। जीन पियाजे ने यह बताया था कि बच्चे किसी भी इंफॉर्मेशन को एडॉप्ट कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले वो जब इंफॉर्मेशन को देखते हैं या फिर किसी भी वस्तु को देखते हैं तो उसको कैटेगराइज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए उसने किसी जानवर को देखा तो उसके माइंड में पहले से स्कीमा बना होगा जानवर का। अब स्कीमा क्या होता है, जिस प्रकार से आपके मोबाइल में अलग अलग फाइल्स के लिए अलग अलग फोल्डर बना हुआ है, जैसे कि MP3 का अलग फोल्डर होगा, वीडियो क्लिप्स का अलग फोल्डर होगा, उसके बाद से इमेजेस का अलग फोल्डर होगा, कॉन्टैक्ट्स का अलग फोल्डर होगा। तो ये अलग अलग फोल्डर ही आपके माइंड में जो बना हुआ है, ये एक तरीके से स्कीमा बोला था इसको जीन पियाजे ने। अब कोई नई वस्तु अगर मान लीजिए कोई बच्चा देखता है तो वो उसके पुराने एग्जिस्टिंग यानी जो पहले से स्कीमा में बने हुए इमेजेस हैं उससे कंपैरिजन करता है कि क्या ये चीज़ को वो पहले जानता है अथवा नहीं। अगर कंपैरिजन में आ गया तब तो वो ठीक है, यानी कि वो उस वस्तु को पहचान लिया और उस स्कीमा में जाकर के उसको सेव कर दिया। लेकिन मान लीजिए कि अगर एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि वो उसके स्कीमा में पहले से उस प्रकार का कोई भी इंफॉर्मेशन सेव ना हो, तो उस कंडीशन में वो क्या करता है कि एक नए स्कीमा को बनाता है। या फिर इसका ही एक सब पार्ट ये होता है कि मान लीजिए पहले बच्चा गाय को देखा था, ध्यान से समझिएगा इस पूरा एग्जाम्पल को। पहले बच्चे ने गाय को देखा था, गाय के 4 पैर होते हैं, उसके माइंड में ये बन गया कि 4 पैर जिसके भी होंगे वो गाय होगा। अगले दिन उसने भैंस को देखा, उसने देखा कि इसके भी 4 पैर हैं, तो उसे लगा ये भी गाय है, तो उसने गाय वाले स्कीमा में ही इसको सेव कर दिया और अपने पिता से बोला कि देखिए पिताजी वो गाय जा रहा है, या फिर पापा वो गाय जा रहा है। तो उसके पापा ने बताया कि बेटा ये गाय नहीं बल्कि भैंस है। अब बच्चा अभी तक उसको गाय समझ रहा था, क्यों? क्योंकि उसने कैटेगराइज इस बेस पर किया था कि जिसके 4 पैर होंगे वो गाय होगा। अब जब उसके पिता ने उसको बताया कि भैंस है, तो कहीं ना कहीं उसके इन्फॉर्मेशन यानी स्कीमा में जो चीज़ें सेव हैं उससे कंट्राडिक्शन उत्पन्न हुई। उसे ये एहसास हुआ कि हर 4 पैर वाली चीज़ गाय नहीं होगी। तो अब इस इंफॉर्मेशन को, भैंस के इंफॉर्मेशन को सेव करने से पहले वो कुछ ना कुछ स्कीमा में चेंजेस करेगा। यानी पहले वाला जो स्कीमा था जिसमें उसने ये सेव कर रखा था कि जिसके 4 पैर होंगे वो गाय होगा, अब उसमें ये एडिट करना पड़ेगा कि प्रत्येक 4 पैर वाला जानवर जो होगा वो गाय नहीं होगा। ठीक है, उसमें भैंस भी हो सकती है, कुत्ता भी हो सकता है, बिल्ली भी हो सकता है, इन सब के भी 4 पैर होते हैं। तो अब एक तरीके से यहाँ पर इस तरीके से वो कैटेगराइज करेगा डिफरेंस करके। तो जब भी किसी चीज़ में एडिट करके फिर सेव किया जाता है तो वहाँ पर समायोजन होता है। ठीक है, और बिना एडिट किए हुए अगर सेव हो जाता है तो वहाँ पर एक तरीके से उसको समावेशन बोला जाता है। मतलब बिना एडिट किए हुए सेव करना तो समावेशन, और अगर कुछ छेड़छाड़ किया गया, एडिट किया गया, तो वो समायोजन होगा। या फिर नया स्कीमा भी बनाने की आवश्यकता पड़ी तो भी समायोजन होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि समायोजन कब हो रहा है, जब आप अंतर कर पा रहे हैं। देखिए, जब वो बच्चा जो था वो गाय और भैंस में अंतर नहीं कर पाया था तो वो समावेशन था, यानी कि पहले जो स्कीमा थी उसी में उसने बता दिया कि ये गाय है। लेकिन जब अंतर कर पाया अपने पिता के बताने के बाद से कि ये गाय नहीं बल्कि भैंस है, तो यहाँ पर अंतर हो गया दोनों के बीच में, गाय और भैंस के बीच में, तब उसको एडिट करना पड़ा, इन्फॉर्मेशन को एडजस्ट करना पड़ा, और इसी को समायोजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, बच्चे अपने वर्तमान स्कीमा में परिवर्तन करके नए अनुभवों के अभिप्राय को समझते हैं। तो यहाँ पर परिवर्तन किया जा रहा है किसमें, स्कीमा में, यानी कि इन्फॉर्मेशन जो पहले से सेव था कि 4 पैर वाला गाय होगा, उसमें परिवर्तन किया गया कि प्रत्येक 4 पैर वाला जानवर जो होगा वो गाय नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये परिवर्तन करके फिर अपने अनुभव को, अभिप्राय को समझते हैं। तो इस प्रकार के घटनाओं को समायोजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। CBSE बोर्ड ने पिछली बार ऑनलाइन परीक्षा में इतनी ज़्यादा बड़ी मिस्टेक की थी, उसका एक नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक 5 वर्षीय बच्चे को 16 फूल के चित्र दिखाए जाते हैं, जिनमें से 4 लाल रंग के हैं और 12 नीले रंग के फूल होते हैं। जब बच्चे से पूछा जाता है कि क्या नीले रंग के फूल अधिक हैं या फिर लाल रंग के फूल अधिक हैं, ध्यान से पढ़िएगा, यही लाइन मिस्टेक है इसमें। हिंदी वाला प्रश्न ये कहता है कि बच्चे से पूछा गया कि नीले रंग के फूल अधिक हैं या फिर लाल रंग के फूल अधिक हैं, तो बच्चा उत्तर देता है कि नीले रंग के फूल अधिक हैं। जीन पियाजे के अनुसार उसका अभिप्राय है कि बच्चा
अभी कौन सी दक्षता हासिल नहीं कर पाया। जब वो बिल्कुल एग्जैक्ट बता रहा है हिंदी वाले प्रश्न के अनुसार कि 12 वाला अधिक है, यानी नीला वाला अधिक है, तो फिर इस प्रश्न में गलती क्या है, उसमें कौन सी दक्षता है जो अभी हासिल नहीं किया। ये तो प्रश्न बिल्कुल ही गलत था। लेकिन जब आप इसके अंग्रेजी वाले वर्जन को पढ़ेंगे तब आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। देखिए, अ 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड शोन 16 फ्लावर्स, यानी 5 वर्षीय बच्चे को 16 फूल के चित्र दिखाए गए। 4 ऑफ विच आर रेड, जिनमें से 4 लाल रंग के थे। 12 आर ब्लू, और 12 नीले रंग के थे। व्हेन अ 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड इज आस्क देयर आर मोर ब्लू फ्लावर्स और फ्लावर्स। यहां पर देखिए कितना डिफरेंस है। प्रश्न में पूछा गया था हिंदी वाले में कि नीले फूल अधिक हैं या फिर लाल फूल अधिक हैं, और अंग्रेजी वाले में क्या पूछा जा रहा है, इफ देयर आर मोर ब्लू फ्लावर्स, यानी क्या नीले रंग के फूल अधिक हैं और फ्लावर्स, या फिर कुल फूलों की संख्या अधिक है। यहां पर फ्लावर्स केवल बात की गई है, रेड फ्लावर्स की बात नहीं की गई है। तो यहां पर आपको बच्चे से पूछा गया कि टोटल फूलों की संख्या जो कि 16 था वो अधिक है या फिर नीले रंग के फूल अधिक हैं। ये अंग्रेजी वाला प्रश्न कह रहा है, और हिंदी वाला प्रश्न क्या कह रहा था, वो रेड और ब्लू में कंपैरिजन करने के लिए बोला था। तो इतना बड़ा डिफरेंस था जिसकी वजह से बहुत से अभ्यर्थियों का उत्तर भी गलत हुआ होगा। अब देखिए, जब पूछा गया कि कुल फूलों की संख्या अधिक है या फिर नीले वाले फूलों की संख्या अधिक है, तो चाइल्ड ये कहता है कि नीले वाले फूलों की संख्या अधिक है। तो अब ये प्रश्न सटीक हुआ कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अभी बच्चे में कौन सा यहाँ पर होना बाकी है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हायरार्किकल क्लासिफिकेशन, यानी बच्चा अभी श्रेणीबद्ध वर्गीकरण नहीं कर पा रहा है। वर्गीकरण करने का मतलब कि देखिए 16 टोटल फ्लावर्स थे, जिसमें से 4 थे रेड के और 12 थे ब्लू के। 4 जो थे वो रेड के और 12 ब्लू के। तो बच्चा इस चीज़ को देख ही नहीं रहा, बच्चा बस इन्हीं दोनों में कंपेरिजन किए जा रहा है और उसको लग रहा है कि ये वाला फूल ज़्यादा है। जबकि प्रश्न में ये पूछा गया कि टोटल फ्लावर्स तो इन दोनों को जोड़ करके आएगा। अब बच्चा जोड़ नहीं रहा है, टोटल फ्लावर्स को वो जोड़ नहीं रहा है, बल्कि इन दोनों में डायरेक्टली कंपैरिजन कर रहा है। लेकिन प्रश्न ये बोल रहा है कि टोटल फ्लावर्स और ब्लू में कौन अधिक है। तो बच्चा जोड़ा नहीं, डायरेक्टली इन दोनों में कंपैरिजन कर दिया, जबकि टोटल फ्लावर्स की संख्या 16 थी। तो इस वजह से ये हायरार्किकल क्लासिफिकेशन अभी बच्चे में विकसित नहीं हुआ है, इस वजह से वो बच्चा ये गलती कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंतःक्रिया कराकर एवं सहारा देकर अध्यापन करती है। यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया किस पर आधारित है। देखिए, अंतःक्रिया यानी कि इंटरेक्शन की बात की जा रही है। ये सीधे तौर पर सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है, जो कि लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे अंतःक्रिया के माध्यम से ही सीखते हैं। तो ये किस पर आधारित है, लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर। देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास पर यह आधारित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इंटरेक्शन हो रहा है। लॉरेंस वर्ग के नैतिक विकास, नैतिकता की कहीं पर भी बात नहीं की गई है, तो ये गलत हो गया। हार्वर्ड गार्डनर के बहुआयामी बुद्धि चिंतन सिद्धांत पर तो ये भी कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं है। इंटरेक्शन की बात की गई है, इस वजह से लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रगतिशील शिक्षा में पाठ्यचर्या के उद्देश्य किसको महत्व देता है। पहला देखिए दिया गया है रटन स्मृति को, ये तो बिल्कुल ही निगेटिव है। एनसीएफ 2005 पूरी तरीके से रटने को निषेध करता है, यानी उसको रोकता है। दूसरा देखिए सत्ता के प्रति अनुकूलता, सत्ता के प्रति मतलब कि यहाँ पर सत्तात्मक एक तरीके की व्यवस्था कि टीचर का ही सत्ता रहेगा, टीचर जो पढ़ा रहा है बस उसी के अनुकूल होना चाहिए। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा की बात की जाती है, जिसमें बालक एक तरीके से केंद्र में रहेगा। तो ये सत्ता नहीं होनी चाहिए, बल्कि प्रजातांत्रिक माहौल होना चाहिए कक्षा में। चौथा देखिए प्रत्यास्मरण और सतत अभ्यास ड्रिल पर। प्रत्यास्मरण को रिकॉल कहा जाता है, मतलब कि जो चीज़ें आप सीख चुके हैं उसको रिकॉल करना, यानी कि एक तरीके से याद करना। जो चीज़ें आप सीख चुके हैं, जो अधिगम कर चुके हैं, उसको फिर से रिकॉल करना। और सतत अभ्यास ड्रिल, अभ्यास का मतलब कि बार बार वही चीज़ एक तरीके से दोहराना, और ड्रिल का मतलब भी होता है हिंदी में अभ्यास होता है। ठीक है, तो देखिए बार बार चीज़ को आप अभ्यास करके नहीं सीख सकते। आप अपने ज्ञान का निर्माण रचना स्वयं कर रहे हैं, लेकिन आप अगर बार बार उसको अभ्यास करेंगे तो निश्चित तौर पर आप मशीन की तरह काम करने लगेंगे। तो ये विकल्प निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा विकल्प ही बचा ऑप्शन नंबर 3, आलोचनात्मक चिंतन। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कक्षा में टीचर ने कोई संप्रत्यय बताया, तो आप उसमें आलोचनात्मक चिंतन करें कि टीचर ने ऐसे बताया है, तो क्या इसका इस प्रकार से उत्तर नहीं हो सकता, क्या इसको हम लोग इस प्रकार से हल नहीं कर सकते। तो ये आलोचनात्मक चिंतन हो गया। तो यही प्रगतिशील कक्षा शिक्षा में पाठ्यचर्या का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग
करके अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित है। यहाँ पर देख लीजिए आंतरिक भावना, यानी व्यक्ति अपने अंदर की भावनाओं को पहचान रहा है। जब अपने अंदर की भावनाओं की बात होती है तो वह अंतःवैयक्तिक होता है। अंतःवैयक्तिक यानी मनुष्य अपने अंदर के भावनाओं को देख रहा है तो अंतःवैयक्तिक होगा। और अगर दूसरे की भावनाओं की बात होती तब अंतर्वैयक्तित्व होता। इसका अंग्रेजी भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए। अगर दूसरे की भावनाओं की बात की जाती तो इंटरपर्सनल होता है, और अगर अपने आंतरिक भावनाओं की बात होती है तो इंट्रापर्सनल होता है, जिसे हिंदी में अंतःवैयक्तिक कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का सृजन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रिंट समृद्ध मतलब कि प्रिंट रिच की बात की जा रही है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे प्राथमिक विद्यालयों में दीवारों पर विभिन्न प्रकार की पेंटिंग्स बनी रहती है, कार्टून्स, पेड़ पौधे और इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं उसे प्रिंट समृद्ध बोला जाता है। ठीक है, अगला देखिए आर कहा जा रहा है कि उपकारी वातावरण। उपकारी वातावरण का मतलब यहाँ पर है कंडक्टिव इन्वायरमेंट से। ठीक है, ये कहा जा रहा है कि कंडक्टिव इन्वायरमेंट जो होता है वो भाषा विकास के अर्थपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये बिल्कुल सही होगा। कैसे? देखिए बच्चों के स्कूल में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर बिल्ली कुत्ते का चित्र बना रहेगा और आप आगे उसके बिल्ली का चित्र बना रहेगा और आगे सी लिखा रहेगा। इसी प्रकार से डॉग का चित्र बना रहेगा और डी लिखा रहेगा। यानी कहीं ना कहीं ये उसके भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए और आर है दोनों सही होगा, और जो आर है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है, जबकि किस शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभावों के लिए होता है जिसके लिए एक विशिष्ट संस्कृति पुरुष और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है। तो यहाँ पर देखिए पहले में लिंग भरा जाएगा, यानी लिंग शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है, जबकि जेंडर शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभावों के लिए होता है जिसे एक विशिष्ट संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बहुभाषी कक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त होगा। बहुभाषी कक्षा कहने का मतलब कि जितने भी बच्चे आए हैं उनकी हो सकता है कि अलग अलग पृष्ठभूमि रही हो, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग अलग रही हो, जिसकी वजह से जो उनका क्षेत्रीय भाषा है या फिर मातृभाषा है वो अलग अलग हो सकता है। तो सभी की मातृभाषा का, सभी की मदर टंग का सम्मान करना, ये बहुभाषिकता कहलाता है। मतलब कि अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हुए बच्चे जिनकी मातृभाषा अलग अलग है, सभी को समान अवसर देना, एक्सप्रेस करने का यही बहुभाषिक कक्षा कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला कहा जा रहा है कि स्कूल को केवल उन्हीं छात्रों की भर्ती करनी चाहिए जो स्कूल द्वारा निर्धारित अनुदेश की भाषा में संवाद कर सकें। यानी स्कूल जो निर्धारित कर दिया है लैंग्वेज, बस उसी में एक तरीके से कम्युनिकेट करने की बात की जा रही है, जो कि गलत है। ठीक है, और कह रहा है कि केवल उन्हीं छात्रों को ही स्कूल में एडमिशन देना चाहिए। ये तो बिल्कुल ही निगेटिव है, क्योंकि आरटीई एक्ट 2009 ये कहता है कि बच्चे की आयु के हिसाब से उसमें एडमिशन मिलेगा, उसकी भाषा का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, शिक्षकों को उन छात्रों को दंडित करना चाहिए जो स्कूल द्वारा निर्धारित अनुदेश की भाषा के अलावा अन्य भाषाओं में संवाद करते हैं। ये बिल्कुल ही निगेटिव था। एनसीएफ 2005 दंड देने को पूरी तरीके से निषेध करता है, ये विकल्प नहीं होगा। चौथा देखिए, स्कूल द्वारा निर्धारित अनुदेश की भाषा में ही सभी का मूल्यांकन होना चाहिए। ये बिल्कुल ही गलत है। क्यों गलत है? देखिए यहाँ पर बच्चे का मूल्यांकन करना है, ना कि उसकी भाषा का मूल्यांकन। भाषा यहाँ पर अनुदेश की भाषा कहा जा रहा है, यानी कि स्कूल ने जो निर्धारित किया है। देखिए भाषा किसी के भी ज्ञान का द्योतक नहीं है, वह बस एक कम्युनिकेशन करने का माध्यम है, ना कि आपके ज्ञान का प्रतीक है। तो यहाँ पर किसी का मूल्यांकन उसके ज्ञान के आधार पर होता है, ना कि उसकी भाषा के आधार पर। तो चौथा विकल्प निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2। देखिए, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और छात्रों को उस भाषा में संवाद के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिनका प्रयोग करने में उसे आसानी हो। तो सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ही सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा कथन मूल्यांकन हेतु मानकीकृत परीक्षणों के संदर्भ में सही है। मानकीकृत यानी कि स्टैंडर्ड, यहाँ पर इवैल्यूएशन की बात की जा रही है। तो देखिए, किसी भी कक्षा में मानकीकृत परीक्षण नहीं किया जा सकता है। हो सकता है कि वहाँ पर दृष्टिबाधित हो, श्रवण बाधित हो, तो सबका पेपर पेंसिल पर परीक्षा यानी कि मूल्यांकन संभव है क्या? बिल्कुल संभव नहीं है। आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं जिसमें दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित दोनों बालक पढ़ रहे हैं, तो उनका चुनौती होगा इस प्रकार से मूल्यांकन करना कि आप पेपर पेंसिल पर जो बच्चा देख नहीं सकता है वो कैसे लिखेगा। तो इन सभी चीज़ों को
सभी के लिए मानक नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर 2, वे मूल्यांकन के सख्त ढांचों रचनाओं पर आधारित हैं। सख्त कहने का मतलब कि सबके लिए जरूरी एक बाउंड बना दिया गया है कि सबको इसी प्रकार से परीक्षण करना होगा, तो ये गलत होगा मानक परीक्षण के संदर्भ में। तो ऑप्शन 2 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पहला देखिए, यह छात्रों में अपसारी चिंतन को प्रोत्साहित करता है। अपसारी चिंतन कहने का मतलब कि सृजनात्मक चिंतन से ये जुड़ा हुआ है, मतलब कि एक समस्या के कई तरीके से सोचना, ये प्रोत्साहित नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? जब मानक परीक्षण है तो एक तरीके से बच्चे बहुत ज़्यादा जो उसमें कंफर्टेबल नहीं होंगे, वो अपने आप को हीन भावना से ग्रसित पाएंगे और उसमें अपसारी चिंतन नहीं आएगा, तो ये तो बिल्कुल नेगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, वे अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं और विविधताओं पर आधारित विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर आवश्यकताओं और विविधताओं पर आधारित प्रयोग कहाँ हो रहा है? जब सख्त है तो जाहिर सी बात है, दृष्टिबाधित हो या फिर श्रवणबाधित हो, सबके लिए एक ही नियम से परीक्षा कराने की बात की जा रही है, जबकि विकल्प कह रहा है कि सबके लिए विविध आधारित विभिन्न विधियों का प्रयोग किया है। ये तो विकल्प ही उल्टा दिया गया, तो आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, वे मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति भिन्न गति से सीखता है। अगर ऐसा मानते तो सबके लिए अलग अलग परीक्षण करते, ना कि मानक करते, तो ये भी गलत था। एक ही विकल्प बचा है, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, वे मूल्यांकन के सख्त ढांचों पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन हेतु उपयुक्त है? देखिए, अधिगम के लिए आकलन मतलब कि अभी अधिगम हुआ नहीं है, अधिगम कराने के लिए आकलन करना है, यानी कि बच्चे को कहाँ समस्या आ रही है इसका ज्ञान करने के लिए आकलन किया जाना है। ठीक है, तो अब देखिए पहला दिया गया है सिर्फ साल के अंत में परीक्षाएं, केवल सिर्फ एकमात्र, ये सभी शब्द निगेटिव होते हैं, ये आपका उत्तर होगा ही नहीं। वैसे भी आप समझ लीजिए कि साल के अंत में जो परीक्षा होगा वह अधिगम हो चुका है। अब देखिए, जब आपकी मुख्य परीक्षा होती है, वार्षिक परीक्षा होती है, यानी आपने साल भर सीख लिया है, अब आपने क्या सीखा है वह अधिगम का मूल्यांकन होता है, जबकि प्रश्न में अधिगम के लिए मूल्यांकन पूछा गया है। तो अधिगम के लिए मूल्यांकन मतलब बच्चों को सिखाने के लिए मूल्यांकन, यानी सीखने के दौरान उसको क्या दिक्कतें आ रही हैं। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, बच्चों के संप्रत्यय बुद्धि का नियमित प्रलेखन, यही आपका उत्तर हो जाएगा। क्यों? नियमित प्रलेखन का कहने का मतलब कि लगातार उसका एक तरीके से सीखते समय कुछ दिक्कत आ रही है या नहीं, उसका नियमित मूल्यांकन किया जा रहा है और संप्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट को समझने के संदर्भ में। तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। मानकीकृत परीक्षण नहीं हो सकता क्योंकि सभी बालक एक दूसरे से अलग अलग हैं, कोई शारीरिक अक्षमता से भी जूझ रहा होगा जिसके लिए मानकीकृत परीक्षण उपयुक्त नहीं होगा, तो यह विकल्प गलत हो गया। चौथा देखिए, केवल प्रत्यास्मरण और आधारित प्रश्नोत्तरी। प्रत्यास्मरण कहने का मतलब कि चीज़ों को रिकॉल करना, जो चीज़ आप सीख चुके हैं उसको फिर से रिकॉल करना, मतलब एक तरीके से रटने पर जोर आपको दिया जा रहा है। और वैसे भी रटने जैसे शब्दों को एनसीएफ भी निषेध करता है, और केवल यहाँ पर शब्द आ गया तो ये संकुचित हो गया, मतलब एकमात्र, केवल, ये सभी निगेटिव सेंस वाले होते हैं, तो ये तो उत्तर होगा ही नहीं। एक ही विकल्प बचा था, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि प्रत्येक कॉन्सेप्ट के पढ़ाने के बाद से मूल्यांकन करना कि बच्चे को संप्रत्यय में कोई दिक्कत तो नहीं है, ये अधिगम के लिए मूल्यांकन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था, एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को गणित के सवालों के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है। अधिगम की प्रक्रिया के संदर्भ में यह तकनीक कैसी है? देखिए, बच्चे जो स्टेप्स अपना रहे हैं प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, उसको व्याख्या करने के लिए वो कहती है। तो ये किस प्रकार का, मतलब ये प्रक्रिया कैसा है आपसे पूछा जा रहा है, अधिगम का प्रक्रिया कैसा है? देखिए, बच्चे जब व्याख्या कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं टीचर ये जान जाएगा कि ये बच्चा चीज़ों को समझ पा रहा है अथवा नहीं। तो जब व्याख्या करेगा तो उसमें कुछ बच्चे उस कॉन्सेप्ट को हो सकता है ना समझे हों, तो व्याख्या के दौरान टीचर को ये पता चल जाएगा कि कौन से बच्चे समझे हैं और कौन से बच्चे नहीं समझे हैं। तो जिन बच्चों के द्वारा संप्रत्यय को नहीं समझा गया रहेगा, टीचर उस पर मेहनत करके उसका भी अधिगम अर्थपूर्ण कर सकती है। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव सेंस में था। इस वजह से देखिए ऑप्शन नंबर 4 अभी संज्ञानात्मक कौशल के विकास में मददगार है। ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, समावेशी शिक्षा किन विद्यार्थियों के लिए अधिगम के उपयुक्त मान रखती है? समावेशी शिक्षा में सभी प्रकार के बालक आएंगे, चाहे वो शारीरिक अक्षमता से क्यों ना जूझ रहा हो, पठन वैफल्यता से क्यों ना जूझ रहा हो, यानी डिसलेक्सिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, डिसकैलकुलिया हो गया, और इसके अलावा श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित जो भी बच्चे हैं, सबको एक ही कक्षा में एक ही छत के नीचे पढ़ाने की पैरवी करता है समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प में ध्यान दीजिए, सृजनात्मक बालक, स्वलीन बालक, अधिगम विकार बालक और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण, सभी बालक समावेशी शिक्षा के अंतर्गत एक ही कक्षा के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें और इसमें चारों ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसमें भी चारों ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 जिसमें चारों विकल्प दिए गए हैं, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय
कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है, या फिर प्रतिस्थापित करता है, या फिर उल्टा कर देता है, यह क्या कहलाती है? देखिए, पढ़ते समय उसको ये सभी दिक्कतें आ रही हैं, तो पढ़ने में जो अक्षमता होती है उसे पठन वैफल्य बोलते हैं, या फिर वाचन वैफल्य बोलते हैं, और अंग्रेजी में डिसलेक्सिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बिंदु अपने आप से परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए बहुत उत्साहित रहती है, वह मौलिक एवं अभिसारी नहीं होगा, यहाँ पर अपसारी होगा। यहाँ पर मैं अंग्रेजी वाला थोड़ा सा आपको प्रश्न दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट की बात की गई है। डाइवर्जेंट को हिंदी में अपसारी बोलते हैं और कन्वर्जेंट को हिंदी में अभिसारी बोलते हैं। ठीक है, तो डाइवर्जेंट बात की गई है तो ये अपसारी होगा। ठीक है, और प्रश्न में अपसारी गलती से मिसप्रिंट हो गया है। सीबीएसई बोर्ड ने ये ऐसी बहुत सारी गलतियाँ सीटेट दिसंबर 2021 में की थी। ठीक है, तो यहाँ पर वो मौलिक तरीके से सोच रहा है और अपसारी तरीके से, अपसारी नहीं बल्कि अपसारी तरीके से सोच रहा है समाधान निकालने के लिए। तो यह गुण किस ओर संकेत करता है? देखिए, मौलिक तरीके से सोचना, नए नए विचारों को सोचना और प्रत्येक कार्य के लिए अपने से ही उत्साहित रहना, तो ये सृजनात्मकता के लक्षण है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त होगी? ध्यान दीजिएगा, आंशिक बोला जा रहा है, यानी कि पूरी तरीके से वो दृष्टिबाधित नहीं है बल्कि थोड़ा बहुत देख सकता है। तो इसके लिए कौन सा अधिगम सामग्री उपयुक्त होगा? पहला देखिए, बड़े प्रिंट वाली छपे पुस्तकें। बड़े बड़े प्रिंट उसमें हैं, मतलब कि अक्षर बड़े बड़े हैं, फॉन्ट बड़ा बड़ा है, तो इसको देख करके वो चीज़ों को समझ सकता है, ये उसके लिए उपयुक्त होगी। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरीके से दृष्टिबाधित नहीं है बल्कि आंशिक है, यानी थोड़ा बहुत देख सकता है। तो बड़े प्रिंट रहेंगे तो उसको आसानी से वो देख करके समझ जाएगा। दूसरा देखिए, 3 आयामी मानचित्र और चार्ट। 3 आयामी मतलब कि 3D मानचित्र और चार्ट की बात की जा रही है, जिसे छू कर महसूस करके वो चीज़ों को समझ सकता है, तो ये भी सही था। तीसरा देखिए, छोटे प्रिंट वाले कार्यपत्रक। कार्यपत्रक मतलब कि वर्कशीट की बात की जा रही है, तो यहाँ पर छोटे छोटे प्रिंट यानी छोटे फॉन्ट्स में है, तो ये उसको नहीं देख पाएगा क्योंकि वो आंशिक रूप से दृष्टिबाधित था, तो ये गलत हो गया। चौथा देखिए, सॉफ्टवेयर जो कि मूल पाठ को वाक्य में परिवर्तित कर देते हैं, मतलब कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि चैप्टर्स को एक तरीके से ऑडियो में कन्वर्ट कर देते हैं, उसकी बात की जा रही है, तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि वो दृष्टिबाधित है लेकिन श्रवण बाधित नहीं है, वो चीज़ों को सुन करके समझ सकता है। ठीक है, तो वाक मतलब कि ऑडियो होता है, यानी कि वो बोलने वाले चीज़ों में कन्वर्ट कर देता है ये सॉफ्टवेयर। तो पहला, दूसरा और चौथा विकल्प यहाँ पर पॉजिटिव था। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, पहला, दूसरा, चौथा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा में बच्चों के अधिगम को सहयोग देने के लिए निम्न में से कौन सी योजना प्रभावशाली नहीं है? जो निगेटिव सेंस में होगा वहीं आपका उत्तर होगा। पहला देखिए, दिया गया है संप्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है, नक्शों के निर्माण में बच्चों की सहायता करना। देखिए, अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट के निर्माण में बच्चों की मदद कर रहा है टीचर, तो ये तो पॉजिटिव सेंस में है, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा क्योंकि निगेटिव सेंस वाला आपका उत्तर होना चाहिए। दूसरा देखिए, बच्चों को स्मृति सहायक विधियों और खंडीकरण का उपयोग की सीख। यहाँ पर देखिए, खंडीकरण के उपयोग की सीख यहाँ पर कहा जा रहा है, यानी कि मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट है तो उसको कॉन्सेप्ट को खंड करना, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके एक तरीके से सीखने की बात की जा रही है, तो ये पॉजिटिव सेंस में है। भले आपको यहाँ पर स्मृति देख करके रटने जैसी फीलिंग आ रही होगी, लेकिन वो वाला स्मृति नहीं है, ये स्मृति सहायक विधियों की बात की जा रही है। जैसे कि मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हैं, सीखने के बाद से आपके स्मृति में तो हो जाता है ना, वो स्मृति में जाने के लिए सहायक विधि की बात की जा रही है, ना कि रटने की बात की जा रही है। इस वजह से यहाँ पर ये पॉजिटिव सेंस में है, इस वजह से ये आपका उत्तर नहीं होगा क्योंकि निगेटिव सेंस वाला आपसे उत्तर पूछा गया था। ठीक है, चौथा देखिए, बच्चों को अपने सहयोगियों के साथ बैठ करके सीखने के लिए प्रेरित करना। ये तो लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक अंतःक्रिया सिद्धांत की तरह सपोर्ट कर रहा है, यानी कि जब बच्चे एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करेंगे तो उनका ज्ञान जो होगा वो प्रभावशाली अर्थपूर्ण होगा। तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, बच्चों को प्रश्न के उत्तर की निष्क्रिय नकल उतारने के लिए कहना। निष्क्रिय मतलब कि बिल्कुल बच्चे एक्टिव नहीं है, बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख रहा है उसे कोई मतलब नहीं, बिल्कुल केवल प्रश्न का उत्तर कॉपी करने के लिए बोला जा रहा है कि कहीं से नकल करके आप लिख लीजिए, तो ये बिल्कुल ही निगेटिव था और इस वजह से आपका उत्तर होगा, इसमें कोई भी एक तरीके से प्रभावशाली अधिगम नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा सवाल प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है? प्रक्रियात्मक ज्ञान मतलब कि यहाँ पर प्रोसीजर से बात की जा रही है कि किस प्रश्न का उत्तर देने में प्रोसीजर्स यानी कि स्टेप्स अपनाए जाएंगे, आपसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया है, अमेरिका की राजधानी क्या है? ये तो प्रोसीजरल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक शब्द में आप इसका उत्तर दे सकते हैं। दूसरा देखिए, मानचित्र और ग्लोब में क्या अंतर है? ये भी प्रोसीजर नहीं होगा क्योंकि इसमें स्टेप्स नहीं होंगे।
कहने का मतलब कि मानचित्र और ग्लोब का अलग अलग परिभाषा आप बता करके इसका अंतर बता सकते हैं। चौथा देखिए प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा, जहां पर भी परिभाषा शब्द आ गया या फिर किसी में अंतर की बात आ गई वहां पर आपका उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें ऑप्शन नंबर 3 की, 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने का तरीका, तो ये प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है, प्रोसीजरल नॉलेज से संबंधित है, क्योंकि 3 अंकों की संख्या को जब जोड़ने का तरीका आप बताएंगे तो कहीं ना कहीं स्टेप्स उसमें फॉलो करेंगे कि पहले सबसे इकाई वाला जो अंक होगा दोनों में उसको पहले जोड़ेंगे, उसके बाद से मान लीजिए अगर 10 से वो संख्या ज़्यादा हो जाती है तो एक हासिल अगली संख्या में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो ये प्रोसीजर हो गया, स्टेप्स हो गए। तो यही प्रश्न में पूछा जा रहा था कि प्रक्रियात्मक ज्ञान से क्या संबंधित है, तो 3 अंकों का जोड़ने का तरीका जो है ये वाला विकल्प, ये प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है। ऑप्शन 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो ये अन्वेषण यानी कि खोज प्रेरित होनी चाहिए और खोज उन्मुखी होनी चाहिए। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। पहला देखिए वेधन एवं अभ्यास पर आधारित, बार बार प्रैक्टिस करने की बात की जा रही है, जो कि आदमी को मशीन बनाएगा, तो ये विकल्प नेगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक केंद्रित, आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, ना कि शिक्षक केंद्रित की बात करते हैं, नेगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए परीक्षा के लिए सीखने की ओर उन्मुख, मतलब ये बोला जा रहा है कि बच्चों को पढ़ाया बस इसलिए जा रहा है कि बच्चे परीक्षा पास कर पाए। ऐसा कहीं भी एनसीएफ नहीं पैरवी करता है। एनसीएफ ये कहता है कि बच्चों को उनके जीवन जीने के लिए पढ़ाना चाहिए, मतलब कि अच्छा इंसान बन सके उसके लिए, ना कि परीक्षा पास करने के लिए। ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा कथन सार्थक अधिगम की श्रेष्ठ परिभाषा देता है। यहाँ पर पहला विकल्प देखिए, अधिगम पाठ्य पुस्तकों में दिए गए तथ्यों को याद करने की तक सीमित है। यहाँ पर बिल्कुल ही ये संकुचित उत्तर है। एक तो रटने पर बात की जा रही है, ऊपर से सीमित और ज़्यादा इस विकल्प को निगेटिव कर दे रहा है। ठीक है, यानी कि पुस्तकों से जुड़े हुए तथ्यों को बस रटने की बातें ये कह रहा है, बिल्कुल निगेटिव सेंस दे रहा है, आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, यहाँ तक तो ठीक था विकल्प, अधिगम सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चों द्वारा विद्यालय के बाहर ली गई जानकारी को सम्मिलित करता है। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, मतलब कि विद्यालय के अंदर तो जो ज्ञान ले रहा है औपचारिक तौर पर वो तो होगा ही होगा, और साथ ही साथ विद्यालय के बाहर ली गई ज्ञान को भी सम्मिलित किया जा रहा है। तो ये एक तरीके से सबसे श्रेष्ठ परिभाषा हो गया, मतलब कि औपचारिक और अनौपचारिक दोनों की बात की गई है। तो दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा विकल्प देखिए, अधिगम को केवल पेपर पेंसिल आधारित मानकीकृत परीक्षाओं तक ही द्वारा ही मापा जा सकता है। यहाँ पर देखिए केवल वर्ड भी निगेटिव है, मानकीकृत वर्ड भी निगेटिव है, क्योंकि सबका एक हिसाब से परीक्षा नहीं लिया जा सकता। हो सकता है कोई श्रवण बाधित हो, कोई दृष्टि बाधित हो, क्या सबके लिए स्टैंडर्ड परीक्षा हो सकती है? नहीं हो सकती। और वैसे भी जहाँ पर केवल वर्ड आ गया वो हमेशा निगेटिव देता है सेंस, ये आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को केवल शिक्षक द्वारा जानकारी मिलनी चाहिए, ये भी विकल्प बिल्कुल निगेटिव था, केवल वर्ड आने की वजह से, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना क्या कहलाता है? देखिए ये रिस्पॉन्स सेट कहलाता है, यानी कि आपके पास अनुक्रिया के कुछ सेट्स होते हैं और उसी अनुक्रिया के सेट्स में से आप रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं। मतलब कि अगर कोई नई अनुक्रिया रहती तो आपका प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाता। आपके पास जो समुच्चय है अनुक्रिया का, उसी समुच्चय में से जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा, उसी समुच्चय को लेकर के आप बार बार एक दूसरे मतलब कि रिपीट कर रहे हैं, उसी को बार बार यहाँ पर कह रहा है ना कि अटक जाना, यानी कि उसी अनुक्रिया को बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, अनुक्रिया समुच्चय इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक कक्षा में विद्यार्थी छोटे छोटे समूहों में एक नियमित कार्य में लगे हुए हैं और प्रत्येक समूह का एक सहायक है। इस किस उपागम का कक्षा में उपयोग हो रहा है? देखिए छोटे छोटे ग्रुप्स में बच्चों को बांटा गया है और नियमित कार्य में वो लगे हुए बच्चे कुछ कार्य कर रहे हैं और उनको सपोर्ट करने के लिए एक सहायक है बाहर से। ठीक है, तो ये संरचनावादी कॉन्सेप्ट का उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे कार्य खुद कर रहे हैं। ठीक है, इस वजह से ये संरचनावादी सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, समस्या के समाधान की वह प्रणाली जिसमें लक्ष्य से प्रारंभ करके क्रमशः पीछे की तरफ चलकर हल तक पहुंचा जाता है, क्या कहलाती है? तो ये पश्चगामी कार्यकारी युक्ति कहलाती है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। इसका थोड़ा सा अर्थ आप समझ लीजिए, जैसे कि आप लोगों ने इंटर हाई स्कूल में जब कोई प्रमेय होता था, तो अगर आपको प्रमेय सिद्ध करने का स्टेप्स नहीं याद होता था तो आप लास्ट में पहले लिख देते थे इति सिद्धम, और उसके बाद से बैकवर्ड होते स्टेप्स कैसे भी करके आप दिखा देते थे ताकि कुछ आपको नंबर मिल जाए। यही होता है पश्चगामी
कारी युक्ति, यानी कि पहले आप फाइनल जो डिसीजन आना है, जो लक्ष्य है, जो डेस्टिनेशन है, उस पर पहुंच जाते हैं, उसके बाद उसके पीछे पीछे चलते जाते हैं स्टेप्स को फॉलो करते हुए। तो ये पश्चिगामी कार्यकारी युक्ति होता है। ऑप्शन 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जब बच्चे गलतियां करते हैं तो क्या करना चाहिए। पहला दिया गया उन्हें कक्षा में महत्व नहीं देना चाहिए। ये विकल्प बिल्कुल ही निगेटिव है। बच्चे जब गलती कर रहे हैं तो आपको उसी समय उसको सुधारना होता है ताकि भविष्य में वो इस प्रकार की गलती ना करे। और गलतियों को सुधारने का भी कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चे को अर्थपूर्ण अधिगम होने के बाद खुद वो अपनी गलती समझे और उसे सुधारे। तो ये गलती सुधारने की सबसे अच्छी टेक्निक होती है। ठीक है, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा देखिए, उन्हें कार्य को बार बार दोहराने के लिए कहना चाहिए जब तक कि वे गलती करना छोड़ ना दें। देखिए, बच्चा हो सकता है कि कॉन्सेप्ट ना समझ पाया हो, इस वजह से गलती कर रहा है। अब बार बार आप उसी प्रोसेस को दोहराने के लिए करेंगे तो वो तो मशीन बन रहा है, चीज़ों को रट लेगा, समझ नहीं पा रहा है। तो ये अर्थपूर्ण अधिगम नहीं है, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, उन्हें कक्षा में एक अलग खंड में बैठाना चाहिए। एक तो बच्चे को हो सकता है कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो, इस वजह से वो गलती कर रहा है। और अगर आप उसको कक्षा में अलग बैठा देंगे तो वैसे ही हीन भावना का शिकार हो जाएगा। तो ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 4। शिक्षक को बच्चे की सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उसके साथ चर्चा करनी चाहिए। यानी बच्चा गलती क्यों कर रहा है, आखिर क्या उसे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, ये चर्चा विमर्श उस बच्चे से टीचर के साथ करना चाहिए और जानने की कोशिश करनी चाहिए कि बच्चा गलती कहाँ क्यों कर रहा है और इसके पीछे का कारण क्या है। तो ये सबसे पॉजिटिव था, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बने रहने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है। यानी टीचर बच्चों को इंटरनली मोटिवेट करना चाहता है, वो कैसे बच्चों को इंटरनली मोटिवेट कर सकता है, आपसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया है दुश्चिंता और भय पैदा करके, यानी बच्चों को टेंशन में डाल करके फालतू का चिंता कराना और भय पैदा करके। क्या इससे बच्चे इंटरनली मोटिवेट होंगे या फिर और ज़्यादा शिक्षा से भागेंगे, वो डीमोटिवेट होंगे ना कि मोटिवेट होंगे। पहला निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, प्रतिस्पर्धा परीक्षण द्वारा। प्रतिस्पर्धा परीक्षण मतलब कि क्लास में बार बार टेस्ट लेना और कंपटीशन कराना कि कौन फर्स्ट आ रहा है कौन सेकंड आ रहा है, ये बिल्कुल निगेटिव सेंस दे रहा है। देखिए, परीक्षा का उद्देश्य सिर्फ इतना ही तक सीमित है कि बच्चे अधिगम कर पा रहे हैं या नहीं, सीख पा रहे हैं या नहीं, ये परीक्षा का लेने का उद्देश्य होता है, ना कि प्रतिस्पर्धा कराना कभी भी उद्देश्य नहीं होता है। बच्चों को फर्स्ट सेकंड थर्ड कैटेगराइज करना कभी भी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था की कमी कहा जाएगा कि हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड कैटेगराइज करके बांटा जाता है। तीसरा विकल्प देखिए, व्यक्तिगत नैपुण्य लक्ष्यों को निर्धारित करने में उनका सहयोग दे करके, ये बिल्कुल पॉजिटिव होगा। क्यों? देखिए, प्रत्येक बच्चे का गोल अलग अलग होता है, तो प्रत्येक बच्चे के गोल को निर्धारित करने में उनका सहयोग जब दिया जाएगा और उनको उनकी शक्ति के बारे में बताया जाएगा। जैसे देखिए, हनुमान जी थे तो उनको भी अपनी शक्ति याद नहीं थी। इसी प्रकार से बच्चों की क्वालिटी को समझने में अगर टीचर उनकी मदद करेगा और उनके गोल यानी कि लक्ष्य निर्धारित करने में उनकी मदद करेगा तो बच्चे इंटरनली मोटिवेट होंगे शिक्षा के लिए और अर्थपूर्ण वो अधिगम करेंगे। तो तीसरा इसका सबसे पॉजिटिव विकल्प था, यही आपका उत्तर हो जाएगा। चौथा देखिए, वास्तविक इनाम जैसे टॉफी देकर। वास्तविक इनाम जैसे टॉफी ये एक्सटर्नल मोटिवेशन का काम करेगा, वो भी कुछ समय के लिए। तो बच्चों को इंटरनली मोटिवेट करना ना कि एक्सटर्नली, तो ये विकल्प तो वैसे ही गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। दोस्तों, हम लोग पेपर के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। अभी तक का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। इस पेपर का अंतिम प्रश्न पूछा गया था, किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है। यानी बच्चा सब कुछ काम खुद कर रहा है, योजना भी बना रहा है, जाँच भी रहा है, मूल्यांकन भी कर रहा है और अपने अधिगम में परिवर्तन भी कर ले रहा है, ये सभी क्षमता क्या कहलाएगी। तो पहला देखिए, अवधान दिया गया, ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, प्रत्यास्मरण। प्रत्यास्मरण का मतलब सिर्फ रिकॉल करना होता है, ठीक है, रटना तो होगा नहीं, ये तो सबसे निगेटिव था। एक ही ऑप्शन बचा, अभिसंज्ञान, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही सीटेट दिसंबर 2021 के सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।